हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 6 की साइंस का छठा चैप्टर चल रहा था, जहां पे एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और हमने आधे चैप्टर को पढ़ा दिया है। ठीक है, आधा बचा हुआ जो चैप्टर है वो आज हम कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, जो भी हमारी मैथ्स की क्लासेस हुई है, जो अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और नहीं वहां पे ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सारी की सारी। हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स और साथ में ये सारे क्वेश्चन आंसर, मैथ के सारे सोल्यूशन, हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, लिंक हमारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल हम चैप्टर का नाम बता देते हैं। हमारा ये छठा चैप्टर है, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, यार ये सारा सब कुछ जो है वो हमने कवर करा दिया था। ठीक है, ये सारा हमने आपको पढ़ा दिया था, आपको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन कौन सी हेडिंग है एक बार देख लेते हैं। घास स्थल तक हमने घास स्थल भी पढ़ लिया था। उसके बाद भी जो था हमारा तालाब और झील, ये भी हमने पढ़ लिया था। सूखी पत्तियां और ये सब हमने लेटर तक पढ़ा था। ये जो लेटर पढ़ रही थी यहीं तक हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो हमारी हेडिंग चल रही थी वो हमारी हेडिंग क्या थी, एक बार हम उसको देख लेते हैं। हेडिंग जो थी वो थी हमारे हमारे आसपास के जीव। ठीक है, हमारे आसपास के जीव, ये हमारी हेडिंग चल रही थी। तो फिर यहाँ पे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये जो फनी बात लिखी हुई थी, मेज कुर्सी आपस में बात कर रहे हैं, काश हम भी चल पाते, काश हम भी दौड़ पाते, काश हम भी सांस ले पाते, ये आपस में बात हो रही थी। यही लेटर में लिखा हुआ था। तभी यहाँ पे लिखा है, पहली और बूझो को कविता बहुत मजेदार लगी। क्योंकि भी जानते हैं कि मेज और कुर्सी जो है वो सजीव नहीं है। मेज और कुर्सी सजीव थोड़ी ना है, उनमें जान थोड़ी ना है। जो जिंदा होते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ठीक है, जो चल फिर पाते हैं खुद से, वो सजीव होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप कहोगे कि पेड़ तो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, आप इतना समझ लो, जो सांस लेते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, सजीव चीजों में आते हैं। ठीक है, ये करें, ये तो ना चल सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। हम जानते हैं कुर्सी मेज पत्थर, ठीक है, हम जानते हैं कि कुर्सी मेज पत्थर अथवा अन्य सिक्का जो है, ये एक सिक्का, ये सब क्या है, सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गिलहरी, कीट, सभी जंतु भी क्या है, सजीव हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? अब बात आती है, हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार जो बस चल सकती है पर सांस नहीं ले सकती। कार भी तो चलती है, ठीक है, वो लेकिन चल सकती है पर सांस तो नहीं लेती है ना। फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे क्या करते हैं और जंतु जो होते हैं समय के साथ वृद्धि करते हैं। क्या कार आपकी वृद्धि करती है? नहीं करती है ना। ठीक है, एक और ही रीजन आपको मिल गया, ये जो होते हैं वो समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, पौधे जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे होते हैं। मतलब अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट तो ढूंढा था कि जो वृद्धि करते हैं वो सजीव होते हैं। तो बादल भी तो हमारे निर्जीव हैं, लेकिन वो भी वृद्धि करते हैं, वो भी घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। क्या वो भी सजीव है? पर वो भी सजीव नहीं है। ठीक है, तो बादल जो होते हैं वो सजीव हैं कि नहीं? तो भाई वो सजीव नहीं है। तो आखिरकार हम सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करेंगे? ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है। इस क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उन्हें निर्जीव से कैसे अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण जानते हैं। आप में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई गई सूची को ध्यान से देखिए, पता लगाइए कौन कौन से लक्षण जंतुओं पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः कुछ लक्षण सभी सजीवों में समान होंगे। तो सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि भाई हम सांस लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है?
सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अध्याय 1 में हमने ये जाना था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। तो भोजन क्या है? हमारे लिए हो या कोई भी जंतु हो, उसके लिए, जीव जंतु हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हमने यह भी सीखा था प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भोजन क्या करता है? सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, उनकी वृद्धि करता है। सजीवों के उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो सजीव होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? वृद्धि करने के लिए, कई सारी क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते यहाँ पे लिखा है क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? मतलब जितने भी सजीव इस दुनिया में है क्या उनमें वृद्धि होती है? क्वेश्चन ये आता है। क्या 4 वर्ष पुराना कुत्ता आपको, अच्छा बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट रुकना जरा, बैटरी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? मतलब क्या सभी जीवों में वृद्धि होती ही है? ठीक है, ये बात है। 4 वर्ष पुराना कुत्ता आपको अभी भी ठीक आता है क्या? 4 वर्ष पुराना कुर्ता, मैं कुत्ता पढ़ रही हूँ, कुर्ता लिखा हुआ है, मतलब ठीक आता है। ठीक है, कुर्ता लिखा हुआ है। 4 वर्ष पुराना कुर्ता क्या आपको भी अभी भी ठीक आ रहा है? ठीक है, आप अब नहीं पहन सकते। क्या आप इसे अब नहीं पहन सकते? क्या ऐसा है या नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चे तो बढ़ते ही हैं। अब बड़े लोग हैं 18 साल से ऊंचे बड़े वाले, ठीक है, उनकी हाइट उतनी ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक, 20 साल के बाद जो है होती हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो वो 20, अगर हाँ आप मोटे हो गए हो, पतले हो गए, वो बात अलग है, आपकी हाइट उतनी ही रहेगी, आप सेम वैसे ही हो, आपकी हेल्थ वैसी है, तो 4 साल क्या 10 साल पुराना चीज भी आपके आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या इसका आभास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि, मतलब लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है, कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। मतलब जंतु जो होते हैं उनके बच्चे भी वृद्धि करते हैं और फिर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा जो होता है वो क्या बन जाता है? मुर्गी बन जाता है। और क्या बन जाता है? ये लैपटॉप सही, क्या हो गया इसको? पीडीएफ क्यों नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम देखते हैं जो जीवित चीज होती है वो पहले छोटी होती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, मतलब वयस्क हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है वृद्धि, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे अथवा नवजात होते हैं और कुछ विकसित हैं। मतलब कुछ तो हम देखते हैं कि वृद्धि कर रहे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं वो वृद्धि करेंगे, और कुछ देखते हैं कि वो वयस्क हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। मतलब वयस्क का मतलब वो विकसित हो चुके हो, अब उनकी जो हाइट है ज्यादा नहीं बढ़ रही, उतनी पे रुक गई है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों, कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। तो वृद्धि जो होती है सभी सजीवों में होती है। ठीक है, जो भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। फिर यहाँ पे आगे लिखा है कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? बात आती है क्या सभी सजीव जो हैं वो श्वसन करते हैं? ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्या क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, जीवित रह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु जो होती है शरीर के अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु जो है बाहर निकल आती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। तो सांस लेना क्या है? श्वसन क्रिया का एक हिस्सा होता है। श्वसन में अंदर ली गई वायु, ठीक है, कि श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। मतलब जो हमने वायु ली, वायु में तो सब कुछ होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ होता है, लेकिन हम ग्रहण क्या करते हैं, हमको यूज क्या होता है, किसका यूज होता है? वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इस क्रिया में बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं। अब हम बाहर, हमने ऑक्सीजन ली लेकिन हमने बाहर क्या निकाली है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है। गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही
नहीं होती है। इसमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उनके उदर की गति पर ध्यान, उदर मतलब पेट की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति से सांस लेने की क्रिया को दर्शाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऐसे ऐसे होता है सांस के अकॉर्डिंग, तो वही बात बताई जा रही है। फिर यहाँ पे लिखा है श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक। श्वसन क्या है? सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हम शरीर को ऊर्जा मिलती है। मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारी शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भी भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो केंचुआ जो है मतलब अलग अलग जीवों में ऐसा नहीं है कि हर जीव का तरीका अलग है। कुछ जीव होते हैं जिनका तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे केंचुआ बताया गया है। केंचुआ जो है किसके द्वारा सांस लेता है? केंचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल्स होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। मतलब वो अपने गिल्स से सांस लेती है, हम ऐसा कह सकते हैं। गिल्स के द्वारा उसका श्वसन होता है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाँ, पौधे श्वसन करते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में क्या होते हैं? सूक्ष्म रंध्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर जाती है। ठीक है। तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है। किसका उपयोग करती है? तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ठीक है। उल्टा लिखा है भाई, ऑक्सीजन का उपयोग थोड़ी ना करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। अच्छा, यहाँ पे रात की इन्होंने रात्रि यात्री का वो नहीं किया है, नहीं किया है, बस यहाँ पे लिख दिया है ऑक्सीजन का यूज करती है, वो करती है। रात्रि में ऐसा होता है, रात्रि के टाइम क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति होती है या कह लो जो वो अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। ठीक है। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय जब हम पेड़ों के नीचे सोते हैं तो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे हमारा दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। ठीक है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोला गया है? भोजन बनाने की प्रक्रिया में निकाली गई जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की अपेक्षा में बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। ठीक है। मतलब ये उपयोग जो जैसे कि रात में उपयोग करते हैं लेकिन ऑक्सीजन कम लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन यूज तो कम करते हैं, पर जब अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन जो भरपूर मात्रा में निकल आती है, मतलब निकालते हैं, और जिसका यूज हम सब कर रहे हैं। आप देख रहे हो सारे इंसान जीवित हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि ऑक्सीजन की भी कमी पड़ने लगी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? ये टर्म आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। ठीक है। इसको समझते हैं, ये हमारे आखिर है क्या। जब आप नंगे पैर टहल रहे हों, आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? आपका पैर कांटे पे पड़ जाए तो आप चिल्लाओगे ना। आप इस अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं, ठीक है, चिल्लाओगे। ये जैसे कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन क्या हुआ? कांटा लगा आपके पैर में। प्रतिक्रिया क्या हुई या कह लो अनुक्रिया क्या हुई? आप चिल्लाए। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जब आप अपने प्यारे प्रिय व्यंजन को देखते हो, बहुत अच्छे खाने को देखते हो, आप ठीक है उसके विषय में सोचते हो, अनुभव करते हो, तब क्या होता है? तो भाई आपके मुंह में लार आती है। मतलब सोचा क्या? उद्दीपन क्या था? आपका खाना। अनुक्रिया क्या हुई? लार आई आपके मुंह में। ये है उद्दीपन अनुक्रिया। आप अंधेरे स्थान में अचानक धूप से आते हैं तो क्या होता है? मतलब आप अंधेरे स्थान से अचानक धूप में आते हैं तो हम अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं। ठीक है। हमारी आंखें तिलमिला जाती हैं।
मतलब हमारी आंखें खुलती ही नहीं है, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। ये सब चीजें क्या है, उद्दीपन अनुक्रियाएं। जब तक वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती, मतलब हम तेज प्रकाश का अभ्यस्त का मतलब जब हम धीरे धीरे उनको अनुकूल करते हैं तब जाके हमारी आंखें खुल पाती हैं अंधेरे में, ये यहाँ पे मतलब है। ठीक है, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश अथवा काटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी। ठीक है, खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते के पास में जब खाना लेके जाते हो, सबसे पहले लार टपकाता है। वो क्या है, उसने अनुक्रिया की। उद्दीपन क्या था, भोजन था, उसने क्या अनुक्रिया की, लार टपकाई। ठीक है, यही बात है। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है, तुरंत उड़ जाती है। तो वो उसकी क्या हुई, अनुक्रिया है। जब जंगली जानवरों की पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं, ये उनकी अनुक्रिया हुई। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक से छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्शन टू रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमने आपके थप्पड़ मारा, आपने हमारे थप्पड़ मारा, ये भी एक अनुक्रिया है, उद्दीपन अनुक्रिया है। ठीक है, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं? तो बिल्कुल हाँ, दिखाते हैं। उनका तरीका अपना अलग है। कुछ पौधे के पुष्प केवल रात के समय ही खिलते हैं। ठीक है, कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई जो होती है, जिसको हम गुल मेहंदी कहते हैं, कि पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है, ये उनकी अनुक्रिया है। छुई मुई को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पौधे भी अनुक्रिया करते हैं। हमने छुई मुई की पत्तियों को छुए, उनकी पत्तियां जो है बंद हो गई। तो ये क्या है, ये उनकी अनुक्रिया है, या पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आए समझ में। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्रियाकलाप 4 इन्होंने दिया है। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में यह किस प्रकार के उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया है? सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप खिड़की देख सकते हो, खिड़की के पास हमारी खिड़की वगैरह बाहर सूअर है, यहाँ पे पौधा रखा है। तो जब ये वृद्धि करेगा ना तो सूरज की ओर वृद्धि करेगा। ठीक है, इसकी वृद्धि उधर ही जाएगी, क्योंकि उसको उद्दीपन कहाँ से मिल रहा है, सूरज से मिल रहा है ना। जहां से उद्दीपन मिला उधर की ओर ही उसकी अनुक्रिया होगी। ठीक है, है समझ में। अब चलते हैं यहाँ पे सजीवों में उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन मतलब निकलना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी सजीव भोजन करते हैं। भाई सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। मतलब जो भी इसने भोजन ग्रहण किया है उसकी संपूर्ण मात्रा नहीं, ऐसा तो नहीं हमने पूरा खाना खा लिया, पचा लिया। अब खाना पचाया गया है, उसके जो पोषक तत्व थे, उसके विटामिन थे, प्रोटीन थे, जो भी थी हमारे भोजन में पोषक तत्व, वो हमने पचाए हैं। लेकिन खाना जो है वो हमारा वेस्टेज हो गया, उसका क्या हो गया, वही बात यहाँ पे की जा रही है। आहार का कुछ भाग ही जो होता है जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बाद बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, तो वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि सजीवों द्वारा अपशिष्ट मतलब पचाए गए भोजन के बाद जो अपशिष्ट वाला खाना है, अपशिष्ट वाला भोजन है, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है, ये बोल रहे हैं। हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु
उनमें इस प्रकरण का ढंग जो होता है कुछ अलग होता है। कुछ पौधे में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन श्राप के रूप में होता है। मतलब कुछ जो पौधे होते हैं उसे खुद ही ग्रहण कर जाते हैं, कुछ विशेष पार्ट के द्वारा उसे ग्रहण ही कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, मतलब वो अपशिष्ट के रूप में खुद ही ग्रहण हो जाते हैं। ठीक है, जिसे पौधों को कोई हानि नहीं होती है। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो होता है स्राव के रूप में होता है, मतलब तरल पदार्थ के रूप में हो जाता है। ठीक है, उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा लक्षण है। तो दूसरा लक्षण जो होता है सजीवों, तो हमने कौन कौन से लक्षण देखे जो सजीव में होने चाहिए। एक तो वृद्धि वाला हमने देखा, लेकिन वृद्धि हर निर्जीव में भी दिखाई देती है, जैसे कि बादल एक इसका उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि हुआ, श्वसन हुआ, ठीक है, श्वसन हुआ। अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, ये सब सजीवों का ही लक्षण हम पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बात आती है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो वो बिल्कुल सही बात है। क्या आपने कभी कबूतर अथवा पक्षी के नीड़ मतलब घोंसले को देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं, मतलब घोंसले में अंडे देते हैं। कौन अंडे देते हैं? पक्षी। ठीक है, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं, मतलब फूटते हैं, उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। यही तो होता है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, इस पक्षी ने इसे घोंसले में अंडे दिए और कुछ दिन बाद ये बच्चे निकल आए। ठीक है, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो जंतु क्या करते हैं? प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं और जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु जो होते हैं शिशु को ही जन्म देते हैं, मतलब कुछ अंडे देते हैं और कुछ जो होते हैं बच्चे ही पैदा करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। यहाँ पे लिखा है पौधे भी प्रजनन करते हैं, तो आंसर होगा हाँ, पौधे भी प्रजनन करते हैं। ठीक है, जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, बहुत से पौधे कैसे प्रजनन करते हैं? बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, जिन हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। पौधे क्या करते हैं? बीज उत्पादित करते हैं। ठीक है, मतलब बीजों को पैदा करते हैं, फिर हम उन्हें क्या करते हैं? अंकुरित करके नए पौधे उगाते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया एक। फिर लिखा है कुछ पौधे जो होते हैं बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या करते हैं? बीज के अतिरिक्त कायिक भाग जो होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि आलू की बात की जाए, आलू जो है, आलू के कलिका वाले भाग से ये नया पौधा बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आलू हमारे घर में होता है, उसमें कुछ अजीब सा पीला पीला जमने लगता है, अजीब सी जड़ें टाइप की आने लगती हैं। तो उस हिस्से को गाड़ कर, एक आलू में जितने ये हमारे जम रहे हैं उतने हिस्से को गाड़ कर, मतलब निकाल कर, काट कर जमीन के अंदर अगर बो देंगे तो वो एक पौधा बन जाए। एक आलू से कई सारे पौधे बन जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आलू का पौधा जो है वो बना है हमारा। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या आप स्वयं इस विधि के द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? तो बिल्कुल क्यों नहीं, उगा कर देख लीजिए। कलम का मतलब जैसे कि हम गुलाब का पौधा होता है, उसकी जो डाल होती है, डंग होती है, उसकी जो तना होता है उसको हम छोटा सा काट लेंगे, उस पे इस तरीके का शेप बना लेते हैं, मतलब उसको तिरछा तिरछा काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, उसको जमीन में लगा दो, वो चल जाएंगी। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ पत्तियां ही लगा दो, पत्तियों में से जड़ निकल आती है और चल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, मतलब वही जो हमने आपको बताई, कलम का मतलब यही जो हमारे ये डाल होती है, इसको ले लीजिए, इसको काट के लगा सकते हैं। इसे मिट्टी में लगाइए, नियमित रूप से जल दीजिए, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि भाई इनमें जड़ें निकल आएंगी। कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है, यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। मतलब ये तरीका जो होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है। कलम हमारी सही कटनी चाहिए, ठीक है, और इसका लगाने का ढंग सही होना चाहिए। कभी कभी होता है कि कलम चलती नहीं है, इसलिए इसको हमने आपको बताया कि कलम जो काटी जाती है, मतलब इसकी डाल जो तना जो है वो काटा जाता है, कुछ इस शेप में काटा जाता है। इसका एक तरीका होता है। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने का अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब जब इस तरीके से पौधे का चलना जो होता है थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ी सेवा करनी पड़ती है, वही बात है।
ठीक है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक प्रकार के संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भिन्न प्रकार की होती है। हमने देख लिया कि अलग अलग जीव, उनका प्रजनन अलग अलग, ठीक है, अपने हिसाब से, और जो बच्चे पैदा करते हैं वो स्वयं के जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होता घोड़े ने गधा का बच्चा दे दिया, गधा ने उल्लू का बच्चा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उल्लू उल्लू का बच्चा देगा, इंसान इंसान का बच्चा देगा, इसी यही है। ठीक है। फिर क्या सभी सजीव गति करते हैं? आंसर क्वेश्चन है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं? ठीक है। तो गति सभी सजीव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम अध्याय 5 में हमने जंतुओं की गति के विषय में तरीकों की चर्चा की थी। अध्याय 5 में हम ये चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि वे एक स्थल से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है। गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अनेक प्रकार की गतियां भी दिखाई देती है, मतलब हम चलते हैं तो हमारे शरीर में गतियां भी होती हैं। पौधों के विषय में क्या विचार है? पौधे सजीव तो हैं पर गति तो नहीं करते हैं। बात तो सही है। क्या वे भी गति करते हैं? तो आंसर होगा वो गति नहीं करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। मतलब पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, लेकिन पौधों के अंदर वाहिकाएं बनी होती है, मतलब छोटे छोटे पतले पतले पाइप बने होते हैं जिनसे ही जमीन से वो क्या लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, खनिज ग्रहण करते हैं, अपना भोजन पूरे पौधों में पहुंचाते हैं इन्हीं वाहिकाओं से। मतलब इनके अंदर चलने वाला सिस्टम है, मतलब इनके अंदर चीजें चलती हैं पर खुद नहीं चल पाते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्या आपने पौधों के अन्य प्रकार की गति देखी है? पुष्पों का खिलना, ये भी एक गति है। जैसे पहले एक छोटी कली थी, कली से हमारे थोड़ा फूल बन गया, तो ये भी तो एक प्रकार की गति है। हालांकि ये पौधा चल नहीं रहा है, लेकिन इनके अंदर गतियां चल रही हैं। इस हिस्से में, पूरे वृक्ष में गतियां चल रही हैं। ठीक है, ये समझ सकते हो आप। तो पौधों का खिलना या बंद होना, ये सब गतियां ही है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया कर सकते हैं? भाई छुईमी का पौधा, ये उसी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं की भी गति करते हुए देखते हैं, जैसे बस, कार, ये सारी चीजें जो होती हैं, कागज का टुकड़ा, बादल, ये सारी चीजें जो होती हैं वो निर्जीव है, लेकिन ये भी गति करते हैं। तो गति वाला टॉपिक जो है सिर्फ सजीव नहीं करते हैं, निर्जीव भी करते हैं। ठीक है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी जीवों के लक्षण जो होते हैं एक समान होते हैं। बात क्या है लिखिए, प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है। मतलब विभिन्न प्रकार के जीव हैं, कुछ में कुछ लक्षण जो होते हैं एक समान होते हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, जो कि जीव की मृत्यु होती है। इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जब वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न कर सके। मतलब जीव जो होता है वो पैदा होता है, मरता है, यही होता है ना। वो अपनी प्रजाति को हजारों सालों तक जीवित कैसे रख सकता है? प्रजनन करके, मतलब अपने समान संतान पैदा करके। ठीक है। हमारा बच्चा हुआ, हमारे बच्चे के बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, इस तरीके से ये जो हमारी प्रजाति है वो कई सालों से जिंदा, मतलब कई हजारों वर्षों से जिंदा रहती चली है। हम मर जाते हैं लेकिन हमारी प्रजातियां जो है वो जिंदा रह जाती हैं। यही बात यहाँ पे लिखा है। ये सब कैसे होता है? प्रजनन के द्वारा होता है। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति कभी अस्तित्व में तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। मतलब हमारी प्रजाति तभी जिंदा रहेगी जब प्रजनन होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे लिखा है, हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रजनन होती है, गति होती है, वृद्धि होती है और मृत्यु होती है। ये सारी चीजें हमने सजीवों में ढूंढी है। ठीक है। तो सभी सजीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रजनन होता है, गति होती है, वृद्धि होती है और मृत्यु होती है। ये कुछ हमने विशेष चीजें यहाँ पे ढूंढ के निकाली हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कार, इनमें गति होती है, साइकिल, घड़ी, नदी, जल, ये सब क्या करते हैं? गति करते हैं, पर ये सजीव नहीं है, ये सारे निर्जीव हैं। एक बादल जो है होता है, बादल के आकार में वृद्धि होती है, पर ये क्या है? निर्जीव है। क्या इन वस्तुओं को हम सजीव कह सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, हम इनको सजीव नहीं कह सकते हैं। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा
इनमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे लक्षण पाए जाते हैं जिनमें जिनमें हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। ठीक है, जो निर्जीव होते हैं उनमें ये सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। जो सजीव होते हैं इनमें कुछ ये जो लक्षण है वो होते ही होते हैं। ठीक है, क्या हमें सभी सजीवों में ये लक्षण इनकी चर्चा की है निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? तो निश्चित रूप से नहीं, पर हाँ दिखाई जरूर देते हैं। अलग अलग रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। क्या हमें निर्जीव निर्जीव में वे क्या हमें निर्जीव में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते? हाँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उनमें से कुछ मात्र लक्षण ही हमें दिखाई देते हैं। जो निर्जीव होगा, हो सकता है एक दो लक्षण मिल जाए, लेकिन पूरे के पूरे नहीं मिल पाएंगे। इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? यह जीवित है। यह एक दुकान अथवा भंडार में रखा रहता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है तथा उनके जीवन में कुछ अन्य लक्षण भी नहीं होते हैं। मतलब उनके जीवन में भी कुछ लक्षण नहीं होते हैं, मतलब उनके जीने का कोई आसरा नहीं होता है। यहाँ पे बात ये सिर्फ इतनी ये बोलना चाहते हैं कि भाई हमने मूंग की दाल की बात की, मूंग के बीज की बात की है। ठीक है, वो क्या होती है, कहाँ रखी रहती है? भंडार गृह में रखी होती है। भंडार गृह में रखी होती है ना, वो तब तक ऐसे ही रखी रहेगी, वो कुछ भी उसमें नहीं होगा, वो ऐसी से ऐसी ही रहेगी। मतलब कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई जीवन नहीं होगा उसमें। लेकिन जब हम उसको परंतु जब हम इस बीज को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यही बीज क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। तब उसमें गतियां स्टार्ट होती है, तब उसमें जीवन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या महीनों तक दुकानों में रखे बीज को बोने की क्या लिखा है? क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी? ठीक है, अथवा इनमें उत्सर्जन वृद्धि प्रजनन हुआ था। मतलब महीनों से जब ये रखा हुआ था भंडार गृह में बीज, तब उसमें कुछ नहीं हुआ। जब हमने इसमें मिट्टी में बो दिया, जल से सींच दिया, तब उसमें सारी गतियां जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, हमने देखा कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम इन्हें जीवित कह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें हम नहीं कह सकते कि भाई इनमें जीवन है, पर उनमें जीवन होता है, यही बात कर रहे हैं। फिर जीवन क्या है? फिर बात आती है कि ठीक है, इसमें ये लक्षण है, उसमें वो लक्षण है, इसमें ये लक्षण नहीं दिखता, उसमें वो लक्षण नहीं दिखता। फिर बात आती है कि आखिर जीवन क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहे हैं गेहूं की बोरी में अपना हाथ डाले, आपको क्या कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। गेहूं की बोरी में क्या होता है? कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। या गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। मतलब ये जो बीज है, गेहूं के बीज जो होते हैं, हालांकि वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें गर्मी पैदा होती है। क्यों? श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। हमने देखा कि जीवों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। मतलब वो जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनमें क्रिया होती है। जैसे बीज क्या है? एक सुसुप्त अवस्था है, सोई हुई, एक जीवित इंसान की सोई हुई अवस्था है, जिसको जागृत करने के लिए हमें एक्टिव करना पड़ता है। उसको सिंचाई, मतलब मिट्टी में बो के, पानी दे के। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझता हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या क्या आपको यहाँ पे दिखता है हमारे, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे अनुकूलन है, जलीय आवास है, जैव घटक है, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, ये सारी चीजें जो है वो हमने देख ली हैं। और ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं जीव रहते हैं, वो उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण स्वभाव जो उन्हें एक आवास में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थानीय एवं स्थलीय एवं जलीय में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराएंगे। तो पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वही चलते हैं और करते हैं बाय।